देखिए, अब हम यहाँ पे एक्चुअली देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें और भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं। और हमने यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिफरेंस वगैरह के बारे में बात किया था, ठीक है। जिसमें हमने ये कहा था कि जब प्राइमेसी को शिफ्ट कर दिया गया सीजीआई के तरफ, तो सीजीआई जो है वहाँ पे क्या किया, सीजीआई भी यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट करना स्टार्ट कर दिए। कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें माननीय सीजीआई ने अपने मर्जी से यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट किया और कॉलेजियम के बातों को नजरअंदाज कर दिया। और यही कारण है कि कई बार जो अभी आपने देखा कि प्रोटेस्ट और ये कुछ सीनियर मोस्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया, इसी का नतीजा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट वाज रिड्यूस टू अ मेयर अप्रूवल। तो अब ये कह रहा है कि जब प्राइमेसी को एग्जीक्यूटिव के तरफ से खींच करके सीजीआई के तरफ कर दिया, तो प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? प्रेसिडेंट का मतलब बस सिर्फ आप मारिए स्टैम्प और लिखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसको पारित कर दीजिए। इसके अलावा तो कुछ पावर है नहीं आपका। क्यों नहीं पावर है? क्योंकि पावर तो अब ले गए सीजीआई साहब। वो डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंटमेंट करना है, किसको नहीं करना है। जिनका नाम भेजेंगे आप उसको अप्रूव कर देंगे, दैट्स ऑल। अप्रूवल मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती अब हो रही है। तो वहीं पे यहां पे कह रहा है, एंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट वाज रिड्यूस्ड टू अ मेयर अप्रूवल लेटर इन 1998। अब देखिए थर्ड जजेस केस, थर्ड। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जजेस केस, थर्ड जजेस केस 1998 में, पहला 1981 में, दूसरा 1993 में, तीसरा 1998 में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली क्या हुआ आप इसको समझिए। इन 1998 the Supreme Court in a presidential reference in 1998 advisory decision। अब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, कुछ प्रश्न दिए और उन्होंने पूछा कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रेसिडेंट है इनके पास पावर होता है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं इशू फ्रेम करके उसका आंसर देती है। तो इसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल के तहत होता है, किस आर्टिकल को यूज करके, किस आर्टिकल को यूज करके, किस आर्टिकल को यूज करके। 743। रुक जाओ भाई, क्वेश्चन तो पूरा पूरा करने दो। किस आर्टिकल को यूज करके प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकते हैं कि ऐसा बात बताइए? आपने कहा 143, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 143 को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। तो 1998 में ऐसा ही हुआ, जब कंफ्यूज कर गए जो एग्जीक्यूटिव हैं, सारे लोग जब कंफ्यूज कर गए कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सारा पावर तो सीजीआई ले गए। तो इन्होंने बोला कि चलो क्लियरिटी ले लेते हैं। लेकिन क्लियरिटी किससे लेंगे? अरे फिर तो जाना पड़ेगा कोर्ट के पास ही। तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया कि कोर्ट को एक वो लिखा और 143 को यूज करके उन्होंने कहा कि आप ये तमाम क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और उसमें लिखा कि किसका प्राइमेसी है, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, तमाम तरीके के क्लियरिटी आई। और इस पार्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेटर इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन 1998 एडवाइजरी डिसीजन emphasized upon the role of consultation and held that the process of appointment of judges to the Supreme Court and the High Court is an integrated participatory consultative process। अब यहां पे क्या कहता है कोर्ट? कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये कंसल्टेटिव होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्म्स अप his opinion after consultation with a plurality of judges. His opinion is formed by a body of senior judges। अब यहां पे कहा गया कि जो जो आपने यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट करा है वो चीजें नहीं होगी। जब भी कंसल्टेशन की बात करेंगे, सीजीआई जो भी अपना ओपिनियन देंगे वो आपका ओपिनियन नहीं होगा, वो सिर्फ सीजीआई का ओपिनियन नहीं होगा। क्या होगा? प्लूरल ओपिनियन होगा। मतलब नंबर ऑफ जजेस होंगे कॉलेजियम में, 4 और जो जज होते हैं उनके डिसीजन को भी, उनके ओपिनियन को भी रखा जाएगा। तो जो सीजीआई की बात आप करते हैं, सीजीआई का अपना ओपिनियन नहीं होगा। ये जो ओपिनियन सीजीआई के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाएगा वो ओपिनियन कॉलेजियम का होगा। पूरे 4 जो जज प्लस एक सीजीआई, इनका
पार्टिसिपेटरी कंसल्टेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और सब लोग साथ मिलकर के पार्टिसिपेट करके उसके डिसीजन को आगे बढ़ाइए, ताकि एक पार्टिसिपेटिव माहौल बने। ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरल डिसीजन यहां पे लिया जा सके। ये बात यहां पे कहा गया। आगे देखते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। Consider and held that the process of appointment of judges to the Supreme Court and the High Court is an integrated participatory consultative process. The Chief Justice of India forms up his opinion after consultation with the plurality of judges. His opinion is formed by a body of senior judges. ठीक है। As stated before, the collegium system is no constitutionally mandated. देखिए यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा है कि as stated above, द कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जिक्र ही नहीं की गई है कहीं पे। तो यहां पे ये बात को क्लियर कर रहा है कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एंड दस द लीगलिटी ऑफ सच अ सिस्टम इन्वोक सर्टेन स्केप्टिसिज्म। और इसके लीगलिटी पे फिर चैलेंज हो सकता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं तो फिर किस तरीके से चीजें होगी, इसके बारे में भी परेशानी हो सकती है। तो उसी के बारे में यहां पे कह रहा है। तब देखिए क्या कर रहा है यहां पे, ये सारी चीजें हुई। अब इसी चीज का मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको ध्यान में रखते हुए, हालांकि पहले कांग्रेस ने ही ऐसा सोचा था, कांग्रेस और मोदी गवर्नमेंट इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये जो बाद में एनजीएससी का फॉर्म दिया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का फॉर्म गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट भी इस मूड में थी। 2013 में ये लाया गया था जिसमें हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करते थे। और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में इन्होंने कहा कि जब 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पार्टिसिपेटरी नेचर होना चाहिए, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी बात है। जितने ज्यादा लोग मिलकर के जजेस का सिलेक्शन करेंगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि पार्टिसिपेटिव में तो सारे लोग को आने दो, फिर क्या दिक्कत है। तो इसी चीज को यहाँ पे जो लैकुना क्रिएट हुआ उस ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से, उसी को यूज करके क्या हुआ, फिर से गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या करते हैं, अब इसमें हस्तक्षेप करते हैं। और दिमाग में अंदर से पीछे पीछे तो ये चल ही रहा था, बैक ऑफ द माइंड, कि ये जो पावर जो लिया है सीजीआई, इसको खींच करके हम फिर से एग्जीक्यूटिव के खेमे में लाते हैं। ये चीजें, लड़ाई तो चल ही रही थी, दिमाग तो चल ही रहा था। तो बोला ये तो अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोला 1998 में कि पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। तो पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए हम इसके आड़ में क्या करेंगे, पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए हम कहेंगे कि हम ऐसा एक कमीशन बनाएंगे जी, वही कमीशन डिसाइड करेगा कि किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अच्छा मौका मिल गया, और वही चीज 2013 में और फिर 2014 में आया। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि एज स्टेटेड अबव, द कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एंड दस द लीगलिटी ऑफ सच सिस्टम इन्वोक सर्टेन स्केप्टिसिज्म। तो ये भी एक और दूसरा फैक्टर था कि जब लीगलिटी ऑफ कॉलेजियम है ही नहीं, तो आखिर फिर हम उसको लीगलिटी के बारे में तो करना पड़ेगा ना कुछ, तभी तो चीजें सिस्टमैटिक चलेगी, अदरवाइज फिर दिक्कत हो सकता है। तो कैसे लीगलिटी आएगी, पार्लियामेंट को लॉ पास कर देगी जिसमें हम कहेंगे कि ये कमीशन बना दो, ये कमीशन ही जजेस का अपॉइंटमेंट करेगी, तो बिल्कुल लीगल हो जाएगा। अभी कॉलेजियम तो कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। तब देखिए क्या कर रहा है, टू रिमूव दीज कंसर्न। अब बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रहा था, इसको खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए क्या किया गया, टू रिमूव दिस कंसर्न एंड amendment has been proposed to the constitution where the president shall appoint the judges on the recommendation of judicial appointment commission JAC। judicial appointment कमीशन के बारे में बताया गया कि इनके रिकमेंडेशन को यूज करके प्रेसिडेंट चाहे तो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब बात आएगी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में होंगे कौन, क्योंकि यहां पे जब भी आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी ध्यान में रखिएगा। यदि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ध्यान में नहीं रखते हैं तब फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, फिर से कोर्ट जो है बोलेगा कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम खत्म कर देते हैं। तो इस चीज के लिए कॉलेजियम इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से एक कमीशन बना जाए एक्चुअली, और उस कमीशन में आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी ध्यान में रखिए, ये बात कहा गया। तो इसीलिए क्या बना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एम्स टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम विथ अ मोर फॉर्मल बॉडी। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है नहीं करता है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, तो बोलता है कि इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ठीक है, और ये अंत में बाद में ये एक बना भी दिए थे। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि द कमीशन एज प्रपोज्ड विल बी चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस। अब देखिए मैंने बोला ना कि ये जो जब भी हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, तो चीफ जस्टिस का तो पलड़ा भारी होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसको आप इमिनेंट पोजीशन पे रखेंगे, यदि आप नहीं रखेंगे तो फिर सारा का सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ये जो हम कमीशन बनाएंगे, इस कमीशन में जो चेयरपर्सन होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, द चीफ जस्टिस द जेसी एम्स टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम विद अ फॉर्मल मोर फॉर्मल बॉडी। द कमीशन एज प्रपोज्ड विल बी चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड विल हैव 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, और 2 जजेस होंगे, मतलब 1 सीजीआई, ठीक है, 1 सीजीआई होंगे प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है, 1 सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसमें जेएसी में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में। ठीक है, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस बिसाइड द यूनियन लॉ मिनिस्टर, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। द लॉ सेक्रेटरी इसके कन्वेनर होंगे। ठीक है, एंड 2 इमिनेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कॉलेजियम, और 2 इमिनेंट पर्सन होंगे। इमिनेंट जुरिस्ट, यहाँ पे इमिनेंट जुरिस्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यही सबसे बड़ी गलती की थी उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिखा कि 2 इमिनेंट पर्सन होंगे। उसको नॉमिनेट कौन करेगा, उसको नॉमिनेट कौन कौन करेंगे, नॉमिनेटेड बाय अ कॉलेजियम कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या होंगे कॉलेजियम, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनका एक कॉलेजियम होगा, और ये क्या करेंगे, ये बेसिकली 2 इमिनेंट पर्सन को, एक इमिनेंट पर्सन और दूसरा इमिनेंट पर्सन को नियुक्त करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, जेएसी में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का यदि हम देखें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो आप देखिए क्या होगा, ये टोटल क्या हो जाएंगे, 1 सीजीआई हो जाएंगे प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस हो जाएंगे प्लस 1 लॉ मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 क्या हो जाएंगे, इमिनेंट पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, 2 इमिनेंट पर्सन हो जाएंगे। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 1 2 1 3 1 4 2 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कमीशन में 6 लोग, इस तरीके का प्रपोजल इन्होंने लाया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, और ये पूरा का पूरा जो मीटिंग कन्वेन करने की बात आएगी, कन्वेनर कौन होंगे, लॉ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, द 2 इमिनेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कॉलेजियम, ये सब हो गया। द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा इन अगस्त 2013 में। अगस्त 2013 में क्या हुआ कि ये बिल इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, और द बिल इफ लेजिस्लेटेड विल प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रोल टू द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड सीक टू broad case base the appointment process and make it more participatory to ensure greater transparency and objectivity in the appointments of the higher judiciary. The composition and the function of the Judicial Appointment Commission in the selection of the judges would be incorporated into the Constitution once the amendment has been debated and finds enough votes in its favor in the Indian Parliament. तो ये तो किताब यहीं पे रुक गया, इसके बाद कहानी इन्होंने नहीं बताया। अब इसके बाद की कहानी मैं बताऊंगा। ये मोदी गवर्नमेंट आते ही 2014 में सबसे पहला जो काम किया वो यही किया कि ये जो जेएसी, जो शायद 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था, इसमें एन जोड़ दिया। अब इसमें क्या कर दिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एन जोड़ दिया, क्योंकि चूंकि जेएसी कांग्रेस वाले ने बनाया था, तो इसको एज इट इज क्यों ही रखते वो, तो यदि रखते तो कहता कि अरे तो मेरा ही काम था, तुमने रख लिया। तो इन्होंने एन जोड़ दिया, बोला कि नहीं जेएसी ने है, अब तो एनजेएसी है, ये नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है। और बाकी का जो स्ट्रक्चर था वो डिट्टो ऐसा ही था, छाप दिया, और इन्होंने पार्लियामेंट से पारित भी कर दिए, क्योंकि पार्लियामेंट में इसका मेजोरिटी था, तुरंत पारित हो गया। और उसके बाद पारित होने के बाद जो है ये क्या कर लिए कि हाफ ऑफ द स्टेट से भी परमिशन ले लिए, हाईकोर्ट वगैरह सबसे परमिशन लेकर के बैठ गए। अब इन्होंने तो हद कर दी, इन्होंने तो अमेंड भी कर दिया। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप उलट के देखेंगे तो ये अभी भी आपको मिल जाएगा उसमें, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया। तो जब ये आया, मामला चैलेंज हुआ कोर्ट में चैलेंज हुआ, तो ये बताया गया कि इस तरीके से है। देखिए, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई खतरा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 जजेस को रख लिए, एक सीजीआई रहेंगे, 3 हो गए उधर, और एक लॉ मिनिस्टर रहेंगे। लॉ मिनिस्टर पे तो भरोसा कर ही लो, और 2 लोग ऐसे होंगे जो इमिनेंट पर्सन होंगे।
इमिनेंट पर्सन होंगे। तो टोटल 6 हो गए। अब क्वेश्चन पूछा कोर्ट कि भैया ये इमिनेंट पर्सन कौन होंगे, कहां से लाओगे इमिनेंट पर्सन को? तो बोला जी ये तो डिसाइड करेंगे पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई मिलकर के ये करेंगे। बोले अच्छा ऐसा बात है। फिर कोर्ट पूछा कि क्या इसमें कोई भी हो सकते हैं इमिनेंट पर्सन? तो बोला हाँ जी कोई भी हो सकते हैं। यहीं पे कोर्ट को मौका मिल गया और पकड़ लिया एग्जीक्यूटिव का गर्दन। बोला ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे भाई ये जुडिशियल मैटर है, ये जो है ये हाईली स्पेसिफिक चीज है। एनी पर्सन मतलब आप मान के चलिए कोई बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी किए हैं और बहुत बड़े वो काम किए हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो क्या उनको आप जुडिशरी के सिलेक्शन में, जज के सिलेक्शन में बिठा दोगे? तो उनके अटॉर्नी साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे गलती कर दिए थे उन्होंने, पर्सन लिखना ही नहीं था। ठीक है, इमिनेंट जुरिस्ट लिखते तो फिर भी बात समझ में आता। तो बोला हाँ सर ऐसा ही होगा, तो ये तो डिपेंड करेगा कि किसको लाएंगे। बस जुडिशरी को मौका मिल गया, मौका मिला तो वहां से पकड़ा और उसके बाद एक एक सेक्शन को उड़ा दिया। बोला ना ना ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे कैसे करोगे? कोई अनाप शनाप आदमी आकर के हमें बताएगा कि कैसे सिलेक्शन करना है? नहीं ऐसे नहीं होने देंगे। और फिर बाद में कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये जो है इमिनेंट जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे खतरा है, ये इसीलिए ये जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है, और इसीलिए हम ये पूरे के पूरे एक्ट को खत्म करते हैं। खत्म कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया एनजेसी का पूरा जजमेंट जो है इसी पे बेस्ड है एनजेसी का। और इसीलिए इसको फोर्थ जजेस केस भी कहते हैं। थर्ड जजेस केसेस के बारे में तो 1998 तक बताया था मैंने, जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की गई थी। अब ये 2014 में आकर के करीब कितना हो गया, 14 2 16 साल बाद फिर से एनजेसी का केस आया, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। बोला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आ जाएगी। क्यों? इसका देखिए एक प्रॉब्लम भी था इसमें, बहुत सारा उल्टा पुल्टा भी चीज था। इसको यदि ढंग से बनाया जाता तो शायद इसको सस्टेन कर जाता ये एक्ट, लेकिन प्रॉब्लम यह था 2 इमिनेंट पर्सन का। अब मान के चलिए कोर्ट पूछा कि 2 इमिनेंट जो पर्सन होंगे वो कैसे आएंगे आखिर? तो बोला कि ये स्टेट से हम एप्लीकेशन मंगाएंगे और उसके बाद जो सही लगेगा वो कर देंगे। तो कोर्ट पूछा कि ये काम कौन करेगा? तो बोला कि ये काम तो लॉ मिनिस्ट्री करेगी। मतलब लॉ मिनिस्ट्री ये डिसाइड करेगी कि 2 इमिनेंट पर्सन जो है किसका, 2 इमिनेंट पर्सन को तो एक्चुअली कौन करेगा? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई डिसाइड। लेकिन इनके पास जो नाम पहुंचेगा, मान के चलो कि 100 लोगों का नाम पहुंचा, वो नाम कहां से देगा, कौन रेगुलेट करेगा? तो बोला लॉ मिनिस्ट्री करेगा। तो बात हो गया। लॉ मिनिस्ट्री यदि आपको डोमिनेट कर रहा है किसी भी व्यक्ति को, ऑब्वियसली बात है वो लॉ मिनिस्ट्री का बात ही मानेगा। ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, वो लॉ मिनिस्ट्री की बात को मानेंगे, क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट किया है, उसको इस कमीशन का हिस्सा बनाया है लॉ मिनिस्ट्री। तो बोला ये तो गड़बड़ है। लॉ मिनिस्ट्री यदि किसी को करेगी, इस हिस्सा बनाएगी इस पूरे कमेटी का, तो क्या आपके अगेंस्ट कभी वो जाएगा क्या, वो इमिनेंट पर्सन? बोला ऐसा तो नहीं होगा, ये चीज नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इसमें ये होता, इसमें थोड़ा सा यदि चाहते एग्जीक्यूटिव की काम सही हो, एक्चुअली फिर से ये चाह रहे थे कि ये जो मेरे हाथ से निकल गया पावर फिर से अपने हाथ में ले लें। लेकिन यहाँ पे यदि काम करने की इनकी इच्छा होती मोदी गवर्नमेंट की, तो ये ऐसा कर सकते थे कि आप 4 जज या 5 जज का जो बेंच है वही डिसाइड कर ले कि कौन 2 इमिनेंट पर्सन को हटा करके पहले तो इमिनेंट जुरिस्ट करते हैं यहाँ पे, और इमिनेंट जुरिस्ट कौन होंगे ये जज ही डिसाइड करने दीजिए इनको, और ये दो को किसी को डिसाइड कर देते। उसमें तो क्या होता है, एक पार्टिसिपेटरी हो जाता, लेकिन उसमें डर था एग्जीक्यूटिव को कि पावर क्या ही मतलब है, मतलब इतना सारा काम करने के बाद भी पावर उनके हाथ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है, उनको क्यों ही फालतू का माथा मतलब दीवार में पटकेंगे वो। तो इस तरीके से ये जो एक्ट है इसका खात्मा हो गया, ये चीज खत्म हो गई। और जो फोर्थ जजेस केस में ये बात क्लियर हो गया कि ये जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और किसी भी तरीके से कुछ भी इस पे कोई भी निगोशिएशन नहीं किया जा सकता है। ऑल्दो मेरा, यदि आप मेरा इनपुट इसमें चाहें तो इसको पार्टिसिपेटरी बनाया जा सकता था, और यदि चाहता गवर्नमेंट तो दोबारा इसको अमेंड करके ला सकता था। लेकिन गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि कोई फायदा नहीं है, इसमें फालतू भिड़ने से कोई मतलब नहीं है। 2014 से आज 2020 आ गया, मोदी जी का ही गवर्नमेंट है, दोबारा इनका साहस नहीं हुआ कि दोबारा इस एक्ट को अमेंड करके दोबारा हम ले आए कोर्ट में, तो ये चीज नहीं हुआ। तो फिर खैर ये चलते रहता है, पावर का गेम है, तो ये सब चलते रहेगा। फिलहाल बताइए कि कोई समस्या है, कोई चीज परेशानी है, चीजें समझ में आ गई तो बताइए, नहीं तो फिर कुछ पूछना है तो वो भी बताइए। समझ में आ गई है सर। एक क्वेश्चन था सर मेरा। पूछिए। सर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो जजेस का अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वो जुडिशियल कैपेसिटी में अगर जज है तभी लगेगा ना सर? मान लीजिए अगर कोई जज है वो अपने घर पे है,
तब थोड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट का मतलब चार दीवारी नहीं होता है। जहां पे जज बैठ गया वही कोर्ट होता है। यदि वो घर पे बैठ करके कोर्ट बोल दिया कि ये कोर्ट है, कई बार आपने सुना होगा रात में सुप्रीम कोर्ट चला, वो भी जज साहब के घर पे, ये कोर्ट कैसे चलता है? अरे जज जहां पे बैठा हुआ है ना, ट्रेन पे यदि बोल दिया कि कोर्ट है तो ट्रेन पे कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है, आगे हम देंगे एडवांस क्लासेस में। अभी जो केसेस आए रेप वगैरह के, जिसमें यदि लड़की एम्स में भर्ती है, वो कोर्ट में नहीं आ सकती अपना एग्जामिनेशन के लिए, मतलब जो रिकॉर्ड वो करवाने के लिए। तो कई दफा ऐसा होता है कि वो इतना इस हालात में होती है कि वो आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती इसलिए क्योंकि चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, कैसे आएगी कोर्ट में? उस सिचुएशन में क्या करते हैं जज साहब? उस सिचुएशन में जज साहब के पास पावर होता है, वो क्या कि अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस था, जिसमें जो पीड़िता थी बेचारी वो एम्स में भर्ती थी, तो उन्होंने बोला कि जज साहब नहीं हो पाएगा, हम नहीं आ पाएंगे, मुझे जस्टिस नहीं मिल पाएगा इसलिए क्योंकि मैं आ नहीं पाऊंगा आपके कोर्ट में, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो जज ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर ऑफ एम्स को ऑर्डर दिया कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट बनाया जाए वहां, और एम्स में खाली करा करके स्पेशल इंतजाम कराए गए, और जज साहब खुद वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा कोर्ट है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कोर्ट के चार दीवारी के अंदर रहेंगे तभी कोर्ट है, चलते फिरते कोर्ट होते हैं। वो डिपेंड करता है कहां पे वो किस तरीके का काम करते हैं। जहां भी है वो बोल दिए कि यदि कोर्ट है और मेरी बातों को ऑर्डर समझा जाए तो ऑर्डर ही समझा जाएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, बहुत पावर होता है जज के पास। ठीक है, तो यदि आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो क्या वो वेट करेंगे कि कोर्ट में आइएगा मेरा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और यदि ऐसा करेंगे तो पावर का कोई मतलब नहीं है। यदि देख रहे हैं कि गलत हो रहा है तो वहीं अनाउंस कर देंगे मैं यहाँ बैठ रहा हूँ जी, ये कोर्ट है, अब बात करो। ठीक है, वहीं सजा। कई बार आपने देखा न्यूज में, ट्रेन पे भी एक बार ऐसा हो गया था ट्रेन पे भी वो कोर्ट बना दिए थे एक बार। तो चीजें होती है, जहां पे जज हैं, जहां पे बैठ गए वही कोर्ट होता है। ठीक है, अब बताइए। और सर एक्स जजेस के केसेस में भी रख सकता है कंटेम्प्ट? एक्स जजेस के केसेस में नहीं होता है, एक्स जजेस के केस में नहीं होता है कंटेम्प्ट। लेकिन यह है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर महंगा पड़ जाएगा आपको, क्योंकि कनेक्शन उनका बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। कंटेम्प्ट नहीं लगेगा आपका, कंटेम्प्ट नहीं लगेगा। ओके कंटेम्प्ट नहीं सर लगेगा। एडॉक जज क्या होते हैं? एडॉक जज एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। कई बार क्या होता है कि परमानेंट जज बनाने से पहले एडहॉक जज बनाया जाता है कुछ दिनों के लिए। और जैसे हम बोलते हैं ना कि ये प्रोबेशन पे है, वो चीज को देखने के लिए यदि हम किसी को बनाए हैं तो एक आध साल के लिए या 6 महीने के लिए उसको टेम्पररी जज, एडहॉक जज बनाए जाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि ज्यादा वर्कलोड ज्यादा है हाईकोर्ट का, तो नीचे से कुछ ऑफिसर को एडहॉक जज बनाते हैं हाईकोर्ट में, ताकि वहां के केसेस का निपटारा किया जाए। ठीक है, तो वो परमानेंसी नहीं होती, परमानेंट नहीं होते। ठीक है, एडहॉक जज। पर सर इसमें दो आर्टिकल दिए हैं, एक तो 127 है एडॉक जज का, और एक 128 है अटेंडिंग ऑफ अ रिटायर्ड जज एट अ सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन दोनों में क्या अंतर है सर? अंतर है दोनों में। यदि आप चाहें तो जो रिटायर्ड जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट फिर से बुला सकती है और कह सकती है कि ये जो काम है ये आप निपटा दीजिए फटाफट। वो सुप्रीम कोर्ट के मूड पे डिपेंड करता है, यदि चाहे तो कर ले। एडहॉक जज में यह है कि आपको जब यदि बनाया गया, जैसे मान लो कि मैं 10 साल के लिए प्रैक्टिस किया, वकील हूं, और उसके बाद हमको बनाया जा रहा है, तो हो सकता है डायरेक्ट परमानेंट नहीं बनाया जाए, पहले एडहॉक जज पे बना दिया जाए। एडहॉक जज बना दिया जाए कि आप देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं, एक बार देख तो लें, उसके बाद 6 महीने के बाद फिर परमानेंट कर दिया जाएगा, वो वाली चीज। क्योंकि एक बार परमानेंट कर देंगे उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो कुछ दिन के लिए देख लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज। तो और एक कुछ चीज और पूछना है? पूछनी थी। हाँ सर, एक चीज और पूछनी थी, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है सर ये? अब इसमें तो डांट सुनने वाला आप काम कर रहे हो। अपेलेट जुरिडिक्शन आपको नहीं बताया गया है? पूरा क्लास आपने उस किया है? टाइम था नहीं। नहीं सर, मैं उस टाइम था नहीं था ना। अरे नहीं था तो पूरा लेक्चर देखिए ना आप, सीरियल वाइज वो मिल जाएगा ना, लेक्चर तो आपके पास मौजूद है। अपेलेट जुरिडिक्शन में हम अपील करते हैं ऊपरी न्यायालय में जाकर के। अपेलेट जुरिडिक्शन वही होता है ना, आप उसको देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप नहीं थे तो पूरा सीरियल वाइज देखिए, आप बीच से करेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी। लेक्चर 1 से देखिए ठीक है पूरा सर, मैं देख फॉलो। लूँ। ठीक है, ठीक है पूरा सर, देख देखिए। लूँ। ठीक है, वहां से चेक ओके कर सर। लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोबारा मैं एडवांस क्लास में ये सारी बातें फिर से मैं बताऊंगा एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो अभी तो मैं आपका बेस बना रहा हूँ। बेस एक बार बन जाएगा ना तो फिर आपके पास कैसा भी क्वेश्चन दे दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100% आप ठीक उसको सोल्व करोगे। ठीक है, और कुछ ठीक है पूछना है सर। किसी को जी? नो सर। नहीं? सर मेरा नो एक सर। क्वेश्चन है। पूछिए। सर मेरा एक एनजेएसी से सर,
सर उसमें 2 एमिनेंट पर्सन थे, वो मतलब किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो पर्सन का मतलब क्या हुआ? इमिनेंट का मतलब क्या हुआ? आप इसको समझिए, इमिनेंट और पर्सन। इमिनेंट मतलब जो बहुत बड़ा काम किया हो, पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इमिनेंट जुरिस्ट लिखा जा सकता था, लेकिन पर्सन इन्होंने लिखा, इसी में तो फंस गई है। इसी में तो यहाँ पे फंसे। जब पूछा कोर्ट की कौन हो सकते हैं, तो बोला कोई भी हो सकता है। बोला कोई भी कैसे कर सकता है जज का सिलेक्शन? मतलब इतना बेकार है जज का सिलेक्शन कि कोई भी आएगा और वो भी सिलेक्शन करके चला जाएगा। उसमें फंस गया ये। और किसी को कुछ पूछना है? सर जैसे कि आपने बताया है कि अगर एक बार जज बन जाते हैं तो उनको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर अपनी तरफ से किसी बंदे को बनाता है जज, तो फिर उस जज के पास वो पावर रहेगी ना कि वो एग्जीक्यूटिव के भी अगेंस्ट जा सकता है ना? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। एक बार बन गया तो चला जाएगा। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी को फेवर करते हैं तो हम इस उम्मीद में करते हैं कि वो भी हमको कभी ना कभी फेवर करेगा। अरे हम यदि आपको कुछ फेवर करें तो ये उम्मीद तो रहता ही है, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है ना? तो वो सॉफ्ट कॉर्नर ना बने, इसलिए जरूरी है कि आप सॉफ्ट कॉर्नर बनने ही ना दीजिए, तो इसको आप सिलेक्शन ही ना करने दीजिए। वो बात है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव यदि सिलेक्शन करेगी तो प्रॉब्लम होगा उसमें। देखते नहीं आप, रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर को हटा देते हैं, ये रातों रात ये बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे हटा देते हैं लोगों को, तो फिर वो इंडिपेंडेंस नहीं रह पाती है ना। लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं। एक छोटे से अभी अभी मैंने वीडियो बनाया था ना, जिसमें एक जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, पहला पहला रैंक है, पहला जो पोजीशन है, यदि आप जुडिशल मजिस्ट्रेट बनते हैं ना, लॉ करके एलएलबी करके, पहला रैंक है। और वो जो है कंगना रनावत को बोली कि एफआईआर करो इस पे। ठीक है, अब यदि चाहे कोई यदि डीएम और एसपी रहता तो उसको पता नहीं कहां ट्रांसफर करके भेज देता अब तक बीजेपी। लेकिन क्या कर लिया इनका, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जुडिशरी। लेकिन ना सर एक बारी सर जब सर सलमान खान का केस आया था, अगर आपने सर ध्यान दिया उस टाइम पर, तो सर सलमान खान केस के बाद सर नेक्स्ट डे सर एक न्यूज आई थी कि भी सलमान खान केस के लिए 75 जजेस की ट्रांसफर कर दी गई है। मतलब ऐसे, मतलब सर न्यूज न्यूज में आया था। बकवास है, बकवास है, यस बकवास न्यूज नहीं है। सर, और अभी अभी सर दिल्ली के जब रायट्स होते उसमें दिल्ली के जो जज थे गलत न्यूज है। उसमें भी ऐसे कुछ हुआ था। जो वो जो जस्टिस मुरलीधर की आप बात कर रहे हैं, ये इनका ट्रांसफर पहले ही हो गया था। और हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर अपने मर्जी से नहीं होता, उनसे पूछना पड़ता है। और वो सब कुछ पहले ही हो गया था, बस इत्तेफाक ये था कि उस दिन ऑर्डर रिलीज कर दिया गया। जजेस का जो ट्रांसफर होता है वो कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है, और ये सारा काम पहले हो चुका था। जस्टिस मुरलीधर की यदि हम बात करें यहाँ पे दिल्ली राइट वाले जो केस में हुआ, तो वो पहले ही हो गया था और उनका कंसेंट भी था। वो मान गए थे कि हाँ हमको करना था, हमको ट्रांसफर तो होना ही था, बस ये था आज न कल होना है। इत्तेफाक से उसी दिन आ गया, तो जो जो आम जनता थे उनको मूर्ख बनाने का मौका मिल गया एग्जीक्यूटिव को। उनको लगा कि देखो एग्जीक्यूटिव इतना पावरफुल है कि इनका ट्रांसफर कर दिया। अरे भाई नहीं है पावर आपके पास। ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि उससे 20 दिन 25 दिन पहले ही ये सारा चीज सुनिश्चित कर दिया गया था कि ट्रांसफर इनका होना है। उस दिन आपने ऑर्डर रिलीज कर दिया और बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये गलत संदेश है। हम लोग जो आम लोग हैं उनको समझ में नहीं आता ये चीज, क्योंकि टेक्निकल चीज है। लोग को यही लगता है कि देखो ना उसका ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर सर जजेस को हटाने के लिए सर दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो है उसमें 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है ना? जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, सिमिलर पैटर्न पे इनको हटाया जा सकता है। हाँ वो जी, हाँ आसान जी नहीं सर, है। वही पूछ रहा हूँ। वो भी तब जब आपको ये प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे एक रिपोर्ट बनाया जाए। एक कमीशन बनेगी और कमीशन में जज ही होंगे, और वो जज पहले डिसाइड करेंगे कि क्या ये प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है या नहीं। वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पहुंचे सौंपेंगे, और फिर पार्लियामेंट उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये कर सकता है। तो पहले तो पार्लियामेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकता, पार्लियामेंट को पहले कमीशन बनाना पड़ेगा, कमीशन में जज होंगे, जज ये बताएंगे उनको, रिटायर्ड जज होंगे, डिपेंड करता है किसको रखेगा, लेकिन जज ही होंगे। और कमीशन में जो है उनको रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट को देख करके यदि लगता है कि ऐसा कुछ हुआ तो सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, कई लेवल पे चीजें होंगी, और फिर बाद में पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। ऑलमोस्ट इंपॉसिबल, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है। ठीक है, आसान नहीं होता। और कुछ सर एक सर क्वेश्चन था, जल्दी पूछ लीजिए, एक ही मिनट है आपके पास। सर जैसे सर फंडामेंटल राइट्स में सर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इक्वलिटी में एक्सेप्शंस है कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी जब तक वो ऑफिस में है। तो सर ये तो सर इस पे सर कुछ और एक्सेप्शंस नहीं है कि हम चला भी सकते हैं या फिर कोई
मतलब अगर उसने कुछ क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया तो हम क्या उसका कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो उस पोजीशन पे हैं तब तक नहीं कर सकते हैं। नोटिस वगैरह देने के बाद चीजें हो सकती है। ऐसा बात नहीं कि प्रेसिडेंट है किसी का मर्डर कर दिए तो फिर वो मजे मजे में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। एडवांस क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए आप। एक्सेप्शन है लेकिन वो इम्यूनिटी कहा जाता है, एक्सेप्शन नहीं है, वो इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी है। ठीक है, करेंगे उसके बाद, कर लेंगे बात, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे क्लास में, कल मिलेंगे फिर 4 से 6। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके सर, बाय बाय सर। ऑल द बेस्ट। चलिए बाय बाय।